हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं लाई हूँ क्लास 11 चैप्टर 1 एनसीईआरटी है, जो कि इकोनॉमी का है। तो इकोनॉमी जो 11 क्लास का है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आज इसको हम पढ़ेंगे। तो 9 और 10 का एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए इसको देखिए। और अगर आप आर ओ या आर ओ की या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है टेस्ट का, ठीक है। टेस्ट करिए और टेस्ट दीजिए, और आपके डिमांड के हिसाब से हम और भी टेस्ट लाएंगे, लेकिन आप जाके प्लेलिस्ट बनी पहले देख के आइए। तो मेरा नाम प्रिया, मैं करवा रही हूँ आपको एनसीईआरटी। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगेंगी मैं सब क्लास करवाऊंगी पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद। मैगजीन वगैरह सब करवाएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इकाई एक है जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, इसमें विकास की नीतियाँ और अनुभव है 1947 से लेकर 1990 तक का। ओके, तो ये पहली बात तो आपको बता दूँ, न्यू एनसीईआरटी है 2023-24 की। तो ठीक है, ये है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस अध्याय को पहली बार आप क्या करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की 45 भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। है परिचय स्टार्ट करते हैं। परिचय जरूरी है, जरूरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिचय से। तो भारत की आर्थिक विकास, भारत का जो आर्थिक विकास है विषय, इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की जानकारी देना है और स्वतंत्रता के बाद जो विकास से अवगत कराना है कि किस तरह से देश की इकोनॉमी की किस तरह से आगे बढ़े। तो देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावना की चर्चा करते हुए उसके आर्थिक गति पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हम अपनी चर्चा का प्रारंभ स्वतंत्रता पूर्व अर्थव्यवस्था से करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है, इसके मूल स्रोत तो इतिहास में बहुत गहरे हैं। विशेष रूप से उस अवधि में जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। मतलब केवल कच्चा माल यहाँ से जाता था। तो उस शासन की अधीनता के स्वतंत्र स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 7 दशकों में भारत में कोई विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो औपनिवेशिक शासकों द्वारा रखी गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और समर्थन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल को आयात करने वाला देश बनकर रह गया था। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी देश की राष्ट्रीय तथा प्रतिवेशी आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने तो निजी स्तर पर आकलन किए पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद थे। तो मतभेद भी रही है। तो इस आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी और पिंडले सिराज और डॉक्टर वी राव तथा आर सी देसाई प्रमुख थे। औपनिवेशिक काल के दौरान औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत तो ठीक है माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ताओं का एक बात पर सहमत रह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई। कृषि क्षेत्र की बात करें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी।
ऐसी बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, लेकिन कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लगाई गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जाता है। तो आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्य से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे और किसान के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासन ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों को इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने पर जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। तो चलिए इसको देखते हैं, इन्हें चीज भी आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक चार्ट था ना। हाँ, पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि इस तरह से होती थी। 1200 भारत में आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन भारत का इस प्रकार वर्णन किया। उसने क्या कहा? अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ हमने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जी, अनाज, मुर्गे, मुर्गियाँ, बतख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सुअरों के बड़े-बड़े झुंड तथा भेड़-बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता में उपलब्ध हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रम पूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल बिछा हुआ है। तो ये बर्नियर ने कहा था। तो आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नगदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नगदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना प्रारंभ कर दिया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना ही तकनीकी और ना ही कोई प्रेरणा। औद्योगिक क्षेत्र क्या है? कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत की इस औद्योगिकीकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, तो दूसरी ओर उद्यमों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वो अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं को के पतन से जहां एक ओर भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थी और देश के पश्चिमी क्षेत्रों में ही अवस्थित थी। पटसन उद्योगों की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट और कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए।
फिर क्या हुआ? फिर किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग के होते उद्योग वही होते हैं जो तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखाने की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र ही बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशम, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ताओं वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया था। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका, ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण भी सख्त हो गया। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। तो जनानकी परिस्थिति क्या है? ब्रिटेन भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की क्षमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना स्टार्ट होती। 1921 के पूर्व का भारत जनांकी संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता का दर 16% से भी कम था और इसमें महिलाओं की साक्षरता नगण्य थी और केवल 7% की गई, केवल 7% महिलाओं की थी। और जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध थी भी, वहाँ नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणामस्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनसे व्यापक जन हानि होना एक आम बात हो गई थी। इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं। उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई है। उस मतलब 1000 में 33 लोग की मृत्यु हो रही है। उस समय तो यह दर 218 प्रति हजार थी, बताइए। और जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष था। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 वर्ष थी। और विश्व आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई। तो व्यावसायिक संरचना, तो यहाँ क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में बारंबार अकाल पड़ने के कारण बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? नोबेल पुरस्कार सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पुस्तक गरीबी और अकाल बहुत उपयोगी होगी। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या के व्यवसाय विभाजन का पाई चार्ट बना सकते हैं आप। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय का रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी
विलक्षणता रही है। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आती गई। आधारित संरचना क्या है? तो औपनिवेशिक शासन में इस अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन और डाक तार आ, आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय में किए गए। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उसका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों में कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने सहायता करना मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने के में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बच्चे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दुर्भर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलवे का आरंभ किया और उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत के अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों की भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए। दूसरी, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो मुंबई से थाने को जोड़ने वाला पहला रेलवे पुल 1854 में बना था। आप देख सकते हैं मुंबई को इससे जोड़ रहा है। अब भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देशों के आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक शासन ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जल मार्गों अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसकी विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, यद्यपि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेल मार्ग के विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं आवश्यक और जनसामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थी। आधारित संरचनाओं की वर्तमान व्यवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। निष्कर्ष क्या निकलता है इनसे पढ़ के आपको? स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। और विदेशी व्यापार तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारित संरचनाओं ने उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुख विकास की आवश्यकता थी। जो भी आपने पढ़ा सब कुछ सही पार्ट में। तो क्रियात्मक गतिविधियां तो ये सब कर सकते हैं। पुनरावर्तन क्या है? स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सही रूप से समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी की आवश्यकता है। औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियां शासित देश और वहाँ के लोगों को आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। उनका ध्येय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों के संरक्षण में था। भले ही भारत को जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि में ही आजीविका पाता था, किंतु कृषि क्षेत्र गतिहीन ही रहा। इसमें हाथ के ही प्रमाण मिले हैं। भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां के कारण भारत में विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन होता रहा और उनके स्थान पर किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की संरचना नहीं हो पाई। पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बार बार प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने जन सामान्य को बहुत ही निर्धन बना डाला और इसके कारण उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा। यदि अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारित संरचना सुविधाओं को सुधारने के प्रयास किए, परंतु इन प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ ही था। और यदि स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा यह आधार बनाया था। तो ये खत्म हुआ। क्वेश्चन है, आप इसको करके बता सकते हैं, नोट्स करके, लिख करके, या
कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर आप लिख के इन सब चीज़ आंसर को सेंड कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आपको इकोनॉमी का चैप्टर? इसमें आपने बहुत कुछ पढ़ा, इस बार रिवाइज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर तक, चलिए जय हिंद जय भारत।